शुरुआत भारत चीन के तनाव के साथ करेंगे क्योंकि चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बातचीत की आड़ में वो लगातार नई साजिशें रच रहा है। खबर यह भी है कि चीन दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीनी फौज दोनों जगहों पर अपनी हरकतें बढ़ा रही है, यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चीन धोखेबाज है। चीन बहुत बड़ा झूठा है। झूठ की कमाता है, झूठ की खाता है। तभी तो वो वादा करके भी उसे पूरा नहीं करता। उस झूठे मक्कार चीन की नई चालबाजी सामने आई है। लगता है कि वो गलवान से अलग दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग में नया मोर्चा खोल सकता है। आपको चीन की चाल से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। वो एक एक तस्वीर जो उसकी बदमाशियों के नए सबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक जून में दौलत बेग ओल्डी में हलचल बढ़ी है। तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं कि चीनी बेस के पास कैंप और वाहन दिखे। यहां पर नए शिविरों और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। ग्राउंड ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। चीन की कोशिश है कि डीबीओ इलाके में भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ये कोशिश पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच हो रही है। काराकोरम पास के करीब चीन की इस साजिश का खुलासा हुआ है। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गलवान नाला इलाके में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया। 6 मई से पहले चीनी सेना ने बड़े बड़े आर्मी व्हीकल की जरिए एलएसी की तरफ बढ़ना शुरू किया और इसके लिए उसने गलवान नदी का जल प्रवाह भी रोक दिया और एक साजिश के तहत वो एलएसी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। लेकिन समय रहते भारतीय सेना ने उसे रोकने का काम किया। मतलब साफ है कि चीन गलवान विवाद सुलझाने का दिखावा कर रहा है। वो नाटक कर रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। गैलवन नदी में उसका बहाव रोक के और फौजियों का असला बारूद सामान वहां लाके ये क्रिमिनल एक्ट है। गलवान में 15 जून को हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है। ये इतिहास की वो तारीख है जो चीन की कायरता का जीता जागता सबूत है। मातृभूमि की रक्षा करते करते 20 जवान शहीद हो गए थे। उस विवाद को सुलझाने के लिए 22 जून को कमांडर स्तर की बैठक भी हो चुकी है। लेकिन शराफत का चोला ओढ़े चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन ने ठीक उसी जगह यह किया है जहां हमारे वीरों ने शहादत दी। 22 जून की सैटेलाइट इमेज साफ बता रही है कि चीनी फौज फसाद वाली जगह पर फिर लौट आई है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 मई को चीन की यह पोस्ट निगाह में आई थी। भारत भूमि में करीब 20 मीटर भीतर, गौर कीजिएगा। अब 16 जून की तस्वीर देखिए। उसके तहस नहस कैंप दिख रहे हैं क्योंकि भारत के सैनिकों ने 15 जून के खूनी संघर्ष के दौरान उसे तबाह कर दिया था। ऐसा इसलिए कि चीन ने एलएसी को लेकर हुए समझौतों का घोर उल्लंघन किया था। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। साफ है कि चीन के कैंप उजाड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे। जी, भारत के सैनिकों ने इसे तबाह किया था। इस जगह की हालत एकदम खस्ता थी। और 22 जून की तस्वीरों पर गौर कीजिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 4 टेंटेज हिफाजती दीवारें खड़ी हैं और यहां तक कि इन्फेंट्री गन भी तैनात हैं। एक और तस्वीर है जो चीन की धोखेबाजी की जिंदा मिसाल है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा था तो दूसरी तरफ दीवार बना रहा था। दीवार एक दिन में बनती है। जाहिर है वो 16 जून के बाद से ही इस काम पर लग गया था। इन तस्वीरों को और जूम करें तो पता चलता है कि सैनिक काम करने की जगह गलवान में चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है।
मिलिट्री व्हीकल्स, सैनिक, रक्षा साजो सामान LAC पर भेज रहा है चीन। एक बार फिर जब सैटेलाइट 22 जून को अपनी ड्यूटी पर लगे थे। अभी भी मूवमेंट उनका जो है वो खत्म नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट जो टॉक्स जो हम कह रहे हैं, वो उस टॉक्स के बहाने चाइना जो है टॉक्स के बहाने वक्त ले रहा है अपनी इंट्रूजन और बढ़ाने के लिए। पेंगोंगसो लेक की 5 फिंगर्स, आपका डेपसांग, आपका दौलत बेग ओल्डी जो एक आपका सबसे स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप है वहाँ पे, उसके ऊपर भी अब मूवमेंट्स उनकी शुरू हो। चीन चाहे जितनी गुस्ताखी कर ले, उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। वो भूल जाए कि दोबारा वो गलवान जैसा दुस्साहस कर सकेगा। शिव अरूर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। गलवान वैली में चीनी सैनिकों का विश्वासघात कभी नहीं भूलेगा भारत, लेकिन चीन की हिमाकत देखिए, वो उल्टा भारत पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। LAC पर तनाव का ठीकरा वो भारत के सर फोड़ रहा है। इसे चोरी और सीना जोरी नहीं कहें तो और क्या कहें। LAC पर बार बार लक्ष्मण रेखा लांघने वाला चीन मौजूदा तनाव का पूरा ठीकरा भारत के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान का ये बयान सुनिए। 中印边界西段加勒万河谷冲突事件引发国内外广泛关注。6月19日，我已经详细介绍了事件的来龙去脉。此次事件的是非曲直十分清楚，责任完全不在中方。首先是印度边防部队 बार बार भारतीय सीमा में घुसने और जमीन हथियाने की कोशिश करने चीन ने एक बार फिर गलवान वैली पर अपना दावा ठोंकने की कोशिश की और उल्टा भारत पर इलाके की भौगोलिक स्थिति में बदलाव का आरोप जड़ दिया। यही नहीं, चीन का आरोप है कि 15 जून की रात गलवान वैली में पहला हमला भारत की तरफ से हुआ था। 中印边界西段实控线是清楚的，加勒万河谷位于实控线中方一侧，中国边防部队一直在此巡逻执勤，对当地管控情况十分清楚。今年4月以来，印方在加勒万河谷敌边 देखिए कौन ज्ञान दे रहा है, वही चीन जो पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा कर इलाके का भूमाफिया बना हुआ है। ये वही चीन है जिसने बात करने आए भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला बोला था। ये वही चीन है जो बार बार कभी गलवान वैली तो कभी डोकलाम, कभी पैंगोंग लेक तो कभी दौलत बे गोल्डी, हर जगह भारतीय सरजमी में अपने पांव बढ़ाने की कोशिश करता है। 万河谷敌边越线修路架桥，单方面改变当地现状。中方多次向印方提出严正交涉。5月6日凌晨， चीन भारत को शांति का ज्ञान दे रहा है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है चीन हर वो काम कर रहा है जिससे शांति भंग हो। बातचीत करने और पीछे हटने का ढोंग करने के साथ साथ वो LAC में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में शांति का जिम्मा अकेले भारत कैसे उठाए? आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली में बेकाबू हो रहे कोरोना की रफ्तार की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में पिछले हफ्ते भर से ऐसा लग रहा है कि कोरोना का विस्फोट हो चुका है। हालात ये हैं कि राजधानी दिल्ली कोरोना केस में मुंबई से आगे निकल गई है। एक दिन में सामने आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा मुंबई के मुकाबले दिल्ली में 3 गुना ज्यादा है, जबकि डबलिंग रेट के मामले में दिल्ली और मुंबई के आंकड़े का अंतर दिल्ली वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चीनी वायरस राजधानी पर अपना शिकंजा तेजी से कस रहा है। दिल्ली में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दिल्ली कोरोना से बेहाल मुंबई को पीछे छोड़ चुकी है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि मुंबई में 24 घंटों में सामने आने वाले मरीजों की संख्या है 1,118। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है,
जबकि मुंबई में कोरोना के कुल केस 69,528 हैं। वायरस से होने वाली मौतों की बात करें तो 24 घंटे में दिल्ली में 64 मरीजों की जान गई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 38 पर आ गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि मुंबई में कोरोना का शिकंजा कुछ ढीला हुआ है, तो वहीं दिल्ली पर वायरस ताबड़तोड़ वार कर रहा है। दिल्ली और मुंबई में 24 घंटे में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा का फर्क है। एक दिन में होने वाली मौतों के मामले में भी दिल्ली मुंबई से आगे निकल गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा भी मुंबई को पीछे छोड़ गया है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में डबलिंग रेट 39 दिन है, तो वहीं दिल्ली में करीब 14 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुना हो रही है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस 28,548 हैं, जबकि दिल्ली में 26,588, यानी यहां भी दिल्ली मुंबई से ज्यादा पीछे नहीं है। दिल्ली सरकार हालात से निपटने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने एक बैंक्वेट हॉल का दौरा किया। इस बैंक्वेट हॉल में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया गया है। सीएम ने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी बैंक्वेट हॉल कोरोना सेंटर में तब्दील किए जाएंगे और हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। छतरपुर के राधा स्वामी ब्यास में 10,000 बेड का विशाल कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके संचालन का जिम्मा आईटीबीपी को सौंपा गया है। आर्मी के डॉक्टर और नर्स यहां मरीजों की देखभाल करेंगे। ये कोविड केयर सेंटर 26 जून को शुरू हो जाएगा। होम आइसोलेशन पर एलजी और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो? ये कहाँ की व्यवस्था है? तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं कि सिस्टम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और सारी संस्थाएं सब मिलके काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो रही होंगी, अब उस ऑर्डर को वापस लें। दिल्ली सरकार पहले ही 31 जुलाई तक कोरोना मरीजों की संख्या करीब 5.5 लाख तक पहुंचने की आशंका जता चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालात से निपटने के लिए तैयार है। बेड की संख्या मरीजों से ज्यादा और आने वाले वक्त में रैपिड टेस्टिंग के जरिए हर एक संक्रमित तक पहुंचकर उसका इलाज किया जाएगा। अंकित यादव और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय का रुख करते हुए, संजय, ये जो बार बार केजरीवाल कह रहे हैं कि कोविड पेशेंट को कोविड सेंटर तक नहीं जाने देने का फैसला लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे उनको तकलीफ भी हो रही है, इससे मामले और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, क्या ये फैसला केंद्र की ओर से वापस लिया जा सकता है? और दूसरा सवाल आपसे ये कि कोविड केयर सेंटर को लेकर आगे का प्लान क्या है? कहां कहां कौन कौन सी जगह को कोविड सेंटर में तब्दील किया जा सकता है? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं तो उसमें गलतफहमियां और खुशफहमियां दोनों ही तरफ हैं। जब डॉक्टर के आने की बात थी और दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि जैसे ही पता चलेगा डॉक्टर्स की टीम आएगी, कई ऐसे फोन हमारे पास आए, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें डॉक्टर नहीं पहुंचे, ना किसी ने फोन करके हालत का जायजा लिया, ना किसी ने यह बताया कि करना क्या है और नहीं करना क्या है। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 103 बुखार में आदमी आके क्या लाइन में खड़ा होगा? तो सरकार को ऐसे इंतजाम पहले ही करने चाहिए कि आदमी को लाइन में ना खड़ा होना पड़े, आते ही उसको बिस्तर मिले और बिस्तर पे पड़ने के बाद फिर उसे वहां पर जांच की सुविधा दी जाए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा ये कि जिस तरह से मामले आगे बढ़ रहे हैं, आईटीबीपी ने राधा स्वामी सत्संग केंद्र में मांडी में वहां जिम्मेदारी संभाल ली है। फिलहाल 2,500 बिस्तरों के साथ पहले चरण में व्यवस्था शुरू हो रही है। जैसे जैसे अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी और वहां 10,000 बिस्तर लगाने का इंतजाम किया जा चुका है। इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि अगर और ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो वहां भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जितने होटल्स हैं, बहुत सारे होटल्स चिन्हित किए गए हैं जहां आइसोलेशन सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उन सारे रिजॉर्ट्स को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि राधा स्वामी सत्संग व्यास में दिल्ली सरकार का यह कहना है कि इंतजाम ऐसे किए जाएं कि वहां एसी की सुविधा भी हो और साथ ही हर बिस्तर पर कम से कम अधिक से अधिक बिस्तर पर ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए। और दूसरा आपका सवाल है जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली कितना पीछे है और किन मामलों में आगे है महाराष्ट्र, क्या मुंबई की अगर तुलना करें तो
तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी तालमेल से ही ये सारी चीजें होंगी। और उसमें मुझे लग रहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जो गलतफहमियां हैं वो मिल बैठकर बात करने की जरूरत है, और बात करने से बहुत सारी चीजों का हल होता है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें दोनों सरकारें अपनी अपनी खुशफहमी और उसमें कर रहे हों, लेकिन अगर बातचीत हो तो व्यावहारिक हल निकाला जा सकता है, उसमें कोई ताज्जुब नहीं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। संजय विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या, एक समय ऐसा था जब मुंबई में कोरोना के आंकड़ों की रफ्तार सबसे ज्यादा थी, इस वक्त थोड़ी सी स्थिति संभली है, किन वजहों से ये हुआ है? क्या हम एक तरीके से माने कि आने वाले वक्त में हम कर्व को थोड़ा फ्लैट होता हुआ मुंबई में देख सकते हैं? नेहा, बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली को शायद सीखनी पड़ेगी मुंबई से। अगर आपको याद हो, दिल्ली में मॉल्स तक खोल दिए गए थे, बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग भी अलाउ कर दिया गया था, जो कि मुंबई में इतने आंकड़े बढ़ने के बावजूद नहीं हुआ है। मॉल्स में एयर कंडीशनिंग होती है, वहां पर अगर कोई शख्स जाएगा तो जाहिर है फैलाव जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो मुंबई के लोगों ने समझी, और यही वजह है कि यहाँ पर स्टैंड अलोन, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने का, तो वो भी बहुत ज्यादा इसी जून के महीने में खुली थी, तकरीबन 11 हफ्तों के बाद। लेकिन फिर भी अभी भी सरकार यही बार बार लोगों से कह रही है कि जब जरूरत ना हो तो घर में रहें। खास तौर से जहां पे आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां पर तो नॉर्मल दुकानें भी बंद करवाने की बात करती है, बार बार सरकार कहती है कि क्योंकि दुकानें खुली हैं तो इसकी वजह से लोग निकलते हैं। तो एक चीज जो अहम है जो मुंबई में हमने देखी है, वो जो सोशलाइजिंग की जो जगह है, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये अभी भी बंद हैं, ये इन्हें खोला नहीं गया है इतने महीनों बाद भी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अहम बात है, अब कई सारे कुछ इलाके जहां पे आंकड़े अभी भी बहुत ज्यादा हैं, वहां पे डोर टू डोर स्क्रीनिंग करके थर्मोमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स लगा के उन पे जांच पड़ताल हो रही है। जहां किसी की हल्की सी तबीयत खराब हो उसे क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, खास तौर से स्लम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या, तमाम जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए थे। दिल्ली और मुंबई का हाल तो हमने देख लिया, लेकिन दिल्ली में कोरोना की चाल बेकाबू हो रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के नेता जो जुबानी जंग है उससे भी बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार केंद्र के बनाए क्वारंटीन नियमों पर आपत्ति जता रही है, तो वहीं बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि कोरोना के मोर्चे पर केजरीवाल सरकार फेल हो चुकी है। जब दिल्ली में देखें तो दो मॉडल हैं, ओवरऑल कोरोना पे दो मॉडल सामने आ रहे हैं। एक तो ये अमित शाह जी वाला मॉडल है कि जिसमें हर आदमी को पॉजिटिव पाए जाने पे कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है, कोई भी हो। पॉजिटिव पाए जाने पे तुरंत उसको क्वारंटीन सेंटर लेके जाना पड़ेगा, चाहे बस में बिठा के ले जाना पड़े। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी वाला मॉडल है कि उसको अगर कोविड पाया जाता है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो मेडिकल की टीम उसके घर पे आएगी, चेकअप करेगी, अगर हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल भेजेगी, अगर घर पे ही रहना है तो घर पे रहने के लिए दिशा निर्देश देगी, और अगर उसके घर में व्यवस्था नहीं है तो उसको क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए कहेगी। तो ये तो संघ ही बनाना चाहते थे दिल्ली को, ये तो दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते थे। तो ये घर घर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, पैसे को तो ऐड में लगा रहे हैं। आप कहां से घर घर जाकर लोगों की चेकिंग करा देंगे? या दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए ये भी तुम एक राजनीति कर रहे हो आपस में, तुम ऐसी भाषा बोलो मैं ऐसी भाषा बोलूंगा। तो इनका करेक्टर सामने आ गया, ये एक्सपोज हो गए। अब तो इनको राइट टू रिकॉल में जाना चाहिए। केजरीवाल के अंदर अगर मानवता है, गैरत है, तो केजरीवाल बोला करते थे कोई सरकार फेल हो जाए तो राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर। तो केजरीवाल साहब आपका क्या कहना है इसमें? मनीष सिसोदिया आपका क्या कहना है? अब राइट टू रिकॉल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए लोगों को? जी, बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि उन्होंने कोरोना की दवा कोरोनिल खोज ली है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी महाराष्ट्र में कोरोनिल की बिक्री पर अब रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अनिल देशमुख ने ट्वीट में कहा कि जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये जांच करेगा कि दवा का क्लिनिकल ट्रायल हुआ भी है या फिर नहीं, लेकिन महाराष्ट्र से अवैध दवा की बिक्री की मंजूरी नहीं देगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कल रामदेव की दवा बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था और अब महाराष्ट्र भी राजस्थान की तरह पाबंदी लगा चुका है। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। अब तक 93,53,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले चुका है। 4,79,000 की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। ऐसे वक्त में जब बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा का मंत्र फूंका तो लोग चौंक गए, खुशी भी थी। आखिरकार कोरोना का रामबाण मिल ही गया। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं।
लेकिन आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बन गया जिसने बाबा रामदेव की दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का विक्रय पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है, मजाक बना दिया इन्होंने। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। विज्ञापन पर रोक लगाया गया, दवा की जांच की बात कही गई है, पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी गई है। आपकी दवा उसको कुछ करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से वो जाए और लोगों को जल्दी मिले, इसीलिए वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनको कहा हुआ है। उन्होंने कल पूरी रिपोर्ट भेजी है, आज वो रिपोर्ट हम देखेंगे, टास्क फोर्स को भेज के उसका कंफर्मेशन बाद में उनको दे देंगे। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी करने की तैयारी चल रही है। इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था, उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। ये सच है कि इस महामारी के बीच हर कोई कोरोना के इलाज की आस लगाए बैठा है। महामारी का खौफ अपनी जगह है, लेकिन कोरोनिल को कोरोना के 100% इलाज की दवा के दावे को वैज्ञानिक कसौटी पर कसना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जाहिर है सवालों के बीच रामदेव बुरी तरह घिर गए हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अब कोरोना के ताजा आंकड़े आपको दिखा देते हैं। केस बढ़कर 4,73,000 के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के करीब 17,000 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 418 लोगों की जान गई है। वहीं देश में अब तक 2,71,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, लेकिन आंकड़ा बढ़कर 4,73,000 के पार पहुंच गया है। कुल मौत 14,894 हुई हैं। देश में कोरोना से 2,71,697 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर बवाल है, तो उधर लंदन में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कल से शुरू हो चुका है। इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू हुआ है। जबकि पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जादुई दवा की खोज में जुटी हुई है, लंदन में इस खोज की दिशा में एक बड़ी कोशिश बुधवार से शुरू हो गई। लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने नया कोरोना वायरस वैक्सीन इजाद किया, जिसका इंसानों पर ट्रायल शुरू हुआ है। जानवरों पर ट्रायल कामयाब होने के बाद इंसानों पर यह ट्रायल शुरू हुआ है। अगले कुछ हफ्तों में करीब 300 लोगों पर यह ट्रायल होगा। पहला चरण कामयाब होने के बाद अक्टूबर में करीब 6,000 लोगों पर इसे आजमाया जाएगा। I wouldn't be working on this trial if I didn't feel cautiously optimistic that we will see great immune responses in our participants. But there's still a long way to go to evaluate this vaccine. ये वैक्सीन नहीं है, क्योंकि इस वैक्सीन को विकसित करने में जेनेटिक कोड के सिंथेटिक स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल किया गया है। मांसपेशी में जाने के बाद शरीर की अपनी कोशिकाएं कोरोना वायरस पर स्पाइकी प्रोटीन बनाने लगती है। इससे शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने की ताकत रखने वाला इम्यून तैयार होता है। इस वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन में काफी उत्साह है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने इस वैक्सीन को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया।
good luck with us. No? You're in good hands, so I'm sure. Yes, because they're waiting to get the injection. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल की शुरुआत से ये वैक्सीन पूरी दुनिया में उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन 100 से ज्यादा वैक्सीन के ट्रायल पूरी दुनिया में जारी है। आज तक ब्यूरो। और बात दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की करेंगे। डीजल की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही हैं। पहली बार डीजल का भाव 80 रुपए को पार कर गया है। पिछले 19 दिन में डीजल की कीमत 10 रुपए 62 पैसे और पेट्रोल का भाव 8 रुपए 66 पैसे बढ़ चुका है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 89 रुपए 92 पैसे है, जबकि डीजल 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। लगातार 19वें दिन डीजल के भाव में इजाफा दर्ज हुआ है। कल के ठहराव के बाद आज पेट्रोल भी 16 पैसे महंगा हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ निखिल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। निखिल, सरकार इसलिए कटघरे में बार बार आ रही है क्योंकि इस तरीके से कीमतों में कभी इजाफा नहीं देखा गया। रिकॉर्ड कीमतें हैं इस वक्त डीजल की। क्या सारा राज्यों से डीजल और पेट्रोल से ही वसूला जाएगा? देखिए नेहा, किसी ने भी कहा कि ये जो पेट्रोल और डीजल होता है, ये पदार्थ ज्वलनशील होता है, ये सटीक बैठता है आज की स्थिति में, जब दिल्ली में खासकर डीजल की जो कीमतें हैं वो 80 रुपए को भी पार कर गई हैं। यानी कि पेट्रोल की कीमतें जो 79 पे बनी हुई हैं उससे भी ज्यादा डीजल की कीमत बनी हुई है। आपको बता दें, आज की जो बढ़त दर्ज की गई है डीजल में वो 14 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो 16 पैसे इसमें इजाफा हुआ है। वहीं बीते अगर 18 दिनों का नेहा अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो अब तक डीजल की कीमतों में 10 रुपए तक का उछाल देखा गया है। वहीं पेट्रोल की जो कीमतें हैं 8 रुपए तक का इस पे उछाल देखा गया है। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण मैं ये आपको बता दूं कि देश भर में कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन था, ऐसे में सारी ही गाड़ियां सड़कों पर नहीं थी, बेहद कम गाड़ियां थी, जिसके कारण जो तेल कंपनियां थी उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। उस नुकसान की भरपाई के लिए नेहा दिल्ली में खासकर अगर राजधानी की मैं आपको बात करूं तो दिल्ली सरकार ने जो तेल की कीमतों पे वैट लगता है, जो टैक्सेस लगते हैं, उसको बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। ट्वीट के जरिए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। कांग्रेस में अभी भी आपातकाल वाली मानसिकता क्यों है? ये सवाल भी ट्वीट के जरिए अमित शाह ने पूछा है, क्योंकि कांग्रेस के वो नेता जिनका संबंध एक राजवंश से नहीं है वो नहीं बोल पाते। कांग्रेस में नेता क्यों हताश हो जाते हैं, ये भी सवाल दागा गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान सीनियर और युवा नेताओं ने कुछ मुद्दों को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। पार्टी के एक प्रवक्ता असम्मानजनक तरीके से हटा दिए गए। दुखद सच्चाई यह है कि कांग्रेस में नेताओं को घुटन हो रही है। दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से पार पहुंच गए हैं। कीमत 80 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। आज भी तेल का भाव ताव दिखा रहा है। पेट्रोल भाव के खिलाफ शहर शहर विरोध के शोले भड़क रहे हैं। पटना की अगर बात कर लें तो वहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव सड़क पर निकले और भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दोनों जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पटना में तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे, वहीं भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल ये बार बार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। रोहित हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देश भर में अब पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आक्रोश है। पटना में किस तरह की तस्वीर दिखाई दी? यहां पर आरजेडी का प्रदर्शन हुआ। जी बिल्कुल, देखिए देश भर में तेल और डीजल की कीमतें जो है आसमान छू रही हैं और इसी को लेकर अब क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो इसको अब चुनावी मुद्दा बनाया है तेजस्वी और तेज प्रताप ने। और आज आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन निकाला है। ये बेसिकली ये आप कहें साइकिल मार्च है। साइकिल पर सवार होकर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाई अपने घर से निकले हैं और इनकम टैक्स चौराहे तक जाएंगे साइकिल चलाते हुए। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं और मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से बेतहाशा पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है उससे आने वाले दिन में ऐसी हालत आ सकती है कि लोगों को साइकिल पर जो है वो सवारी करनी पड़े। तो इसी को लेकर और खासकर जो आज विरोध हो रहा है और क्योंकि ये चुनाव का मौसम है, 3-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने के लिए भी जो है इस मुद्दे को तेजस्वी और तेज प्रताप ने आज उठाया है। और साथ ही रोहित ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरीके का जो प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो पटना की हम बात कर लें, भोपाल की बात करें,
जाहिर तौर पर इसे चुनावी मुद्दा जिस तरीके से आप बता रहे हैं बनाया भी जाएगा। आज भी क्या कोई प्रदर्शन की तैयारी है? ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरजेडी का आज पूरे जो बिहार में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। और पटना में जो इसका नेतृत्व खुद तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी उनके साथ हैं। दोनों भाई थोड़ी देर पहले साइकिल पर बैठकर जो है अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो निकल चुके हैं। इनकम टैक्स चौराहे तक उनका जो है वो जाना है और यहाँ पे लोगों से जुड़ने की कोशिश है। दिखाना ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ। इसीलिए जो आज है विरोध प्रदर्शन आरजेडी का पूरे बिहार में जो है वो देखा जा रहा है। चीन की चालबाजी में फंसकर नेपाल भारत से अपनी दुश्मनी को बढ़ाता जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर विस्तारवादी चीन अब नेपाल की जमीन हड़प रहा है। नेपाल का एक पूरा का पूरा गांव अब चीन के कब्जे में है, लेकिन नया नक्शा जारी कर भारत पर जमीन हड़पने का आरोप लगाने वाला नेपाल चुप है। चीन की शह पर नेपाल की भारत से दुश्मनी। नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपना बताया। लॉकडाउन के बहाने भारत से लगती सीमा सील। नागरिकता कानून में बदलाव से भारत को झटका। बॉर्डर पर बांधों की मरम्मत में बार बार रोक टोक। एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाता जा रहा नेपाल अब चीन के हाथों अपनी जमीन खोता जा रहा है। एक तरफ नेपाल नया नक्शा जारी कर भारत के 3 इलाकों को अपना बताता है, दूसरी तरफ चीन की हरकत पर चुप है, जिसने दर्शकों से उसके दर्जनों इलाकों पर कब्जा जमा रखा है। यही नहीं, अब तो रुई नाम का ये पूरा का पूरा गांव चीन के कब्जे में आ गया है। यहां पर लगे पिलर पर भी चीन ने अपना लाल निशान लगा दिया है। ये गांव चीन के तिब्बत से सटे हुए इलाके में है, जिस पर अब चीन का कब्जा है। बात सिर्फ इस एक गांव की नहीं, बल्कि खुद नेपाल सरकार ने 11 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इसके बावजूद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया केपी शर्मा ओली चुप हैं। वहीं उनकी कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल चीन के इशारे पर चल रहा है और उसको सारे के सारे खोट भारत में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये नेपाल के लिए खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भारत नेपाल से जितना करीब है उतना करीब चीन कभी नहीं हो सकता। लेकिन नेपाल की राजनीति और सत्ता में बने रहने की लालसा की वजह से स्थितियां दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होती जा रही है। जमीन हड़पने के हथकंडे के तौर पर चीन ने कई नदियों का रुख मोड़ दिया है, जिससे कटान वाले इलाके धीरे धीरे चीन के हिस्से में जा रहे हैं। इसके बावजूद नेपाल की चुप्पी पर जानकारों की राय यही है कि चीन से मिल रहे पैसों ने नेपाल के नेताओं की जुबान पर ताला लगा रखा है। ये चीन की चाल है। चीन हेवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं, चाइना के इशारे पे नाचते हैं और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है। नेपाल ने ठान रखा है कि वो भारत के साथ अपने सारे पुराने रिश्तों को तोड़कर ही रहेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के बहाने उसने अपनी सीमा को सील कर लिया। यही नहीं, उन पर सशस्त्र सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया, जबकि अब तक ऐसा नहीं था। अब नेपाल के सुरक्षाकर्मी बात बात पर भारतीय सीमा की निगरानी में तैनात एसएसबी के जवानों से उलझ रहे हैं। नेपाल ने बिहार से लगने वाली सीमा पर पूर्वी चंपारण में बांधों की मरम्मत का काम रुकवा दिया। बातचीत के बाद काम फिर से शुरू हो गया। तटबंध है और इधर का जो एरिया है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, ताकि कोई बाढ़ में कोई परेशानी ना है, इसके लगातार पेट्रोलिंग के लिए यहाँ के इंजीनियर्स को वहाँ आने जाने की अनुमति मिल गई है और लाइसेंस का चल रहा है।
और इसमें कोई समस्या अभी आएगी नहीं और हम लोग को फ्री मूवमेंट हो गया है। तो फ्लड को लेकर सर बीच में जो दबाव की बात आ रही थी, सारे इश्यूज अभी रिजॉल्व हो गए हैं और आगे भी जो भी मजदूर वहाँ पर जाएंगे काम करने के लिए सभी को स्वास्थ्य का जाँच करा के हम लोग भेज देंगे वहाँ पर। सीमा सील कर दिए जाने से नेपाल में रह रहे मधेशियों का भारत के लोगों से संपर्क कट गया है। मधेशियों को किसी जमाने में नेपाल के राजाओं ने बिहार यूपी से बुलवाया था ताकि तराई के इलाके के जंगल साफ कर उनमें खेती की जा सके। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में तरक्की हुई। आज भी मधेशियों और भारत में रह रहे लोगों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। इनके बीच शादियां होती हैं, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से इनका मिलना जुलना तक बंद हो गया है। यही नहीं, अब इन मधेशियों के खिलाफ नेपाल के पहाड़ी लोगों और गुरखों को उकसाकर ओली सियासी चाल चल रहे हैं। इसी के तहत भारत से नेपाल में शादी करने वाली महिला को अब 7 साल बाद नागरिकता देने का प्रस्ताव आया है। इससे पहले शादी कर नेपाल जाने वाली महिला को तुरंत नागरिकता मिल जाती थी। इस प्रस्ताव का नेपाल में मधेशियों ने जबरदस्त विरोध किया। अनि चाहिँ त्यो 7 वर्ष तो चेलीबेटी जुन भारतको बिहा गरेर नेपालमा आउँछ त्यो के गर्छ? एकजनाले भन्छ एक हातमा सेन्दुर एक हातमा नागरिकता, यस्तो कहीं हुन्छ कि हाम्रो मधेसको नारी एकचोटि सेन्दुर लगाएपछि आफ्नो पतिलाई पति परमेश्वर ठान्छ शाहमुख महोदय। जानकारों के मुताबिक पार्टी में प्रचंड से खींचतान की वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगाने लगी थी। उसे बचाने के लिए उन्होंने भारत विरोध के नाम पर राष्ट्रवाद को हवा दी। दूसरी तरफ भारत विरोध के नाम पर वो चीन से मदद चाहते हैं और भारत पर दबाव बनाकर उससे भी रियायत की उम्मीद रख रहे हैं। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, कहता कुछ है करता कुछ और है। सीमा पर तनाव कम करने की तमाम कोशिशों के बीच गलवान में हुई हिंसा ने चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। देश भर में हो रहे प्रदर्शन और चाइनीज सामान के बहिष्कार के बीच मुहिम चीन के खिलाफ चलाई जा रही है। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। भारत चीन सीमा पर तनाव खत्म करने की कोशिशों के बीच चीन की नापाक हरकतें और गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसा से पूरा देश उबलने लगा है। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील हो रही है तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चंदौली में रिटायर्ड सैनिकों ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। पूर्व सैनिकों ने चीन को चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना जरूरत पड़ी तो सेना के साथ मिलकर चीन के खिलाफ हथियार उठाने से परहेज नहीं होगा। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने मिलकर के चाइना के विस्तारवाद नीति, विश्वासघाती नीति जो उनकी, उनके खिलाफ हम लोगों ने चाइना के राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रीय ध्वज का हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है और एक संदेश देने का हम लोगों ने काम किया कि चाइना अपनी आदतों से सुधर जाए। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है और 1920 का 2020 का हिंदुस्तान है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सहर्ष देश की सेवा के लिए अभी भी तत्पर हैं और तैयार हैं। हर हालत में जाएंगे आपको बॉर्डर पे? बिल्कुल, कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। करो बहिष्कार करो, बहिष्कार। सीमा पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को धूल चटाने की तैयारी हो रही है। भोपाल में कारोबारी संगठन जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और व्यापारियों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। सड़क पर बैनर पोस्टर के साथ निकले प्रदर्शनकारियों ने दुकानों पर स्टिकर चिपकाकर ग्राहकों से अपील की है कि वे चीन को सबक सिखाएं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चीन को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को फांसी देकर अपने गुस्से का इजहार किया।